దేశంలో అత్యధిక మంది యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా రోజ్గార్ మేళాను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 6వ ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ మేళా ఈ నెల 13న విజయవాడలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర ఆర్థిక సహాయ మంత్రి డాక్టర్ భగవత్ కిషన్ రావు కరాడ్ గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎస్ ఢిల్లీరావు, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎస్ రామసుబ్రమణియన్, రాజ్యసభ సభ్యులు అయోధ్య రామిరెడ్డి, యూనియన్ బ్యాంక్ ఫీల్డ్ జనరల్ మేనేజర్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎస్ రామసుబ్రమణియన్ మాట్లాడారు. Rozgar Mela is a recruitment drive launched by Government of India for providing employment opportunity to over 10 lakh personnel within a period of 1 year. Our Honorable Prime Minister has launched the first phase of Rozgar Mela in October 2022. It is a significant step towards fulfilling the commitment to provide job opportunities for the youth and ensuring the welfare of citizens of India. In continuation to the series of Rozgar Mela, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India is conducting the 6th Rozgar Mela across the country in 43 locations. On behalf of Department of Financial Services, Ministry of Finance, the SLBC of Andhra Pradesh is organizing the Rozgar Mela at 2 locations in Andhra Pradesh. That is one in Vijayawada here and another one is at Visakhapatnam. Today, around 70,000 appointment letters are being handed over to the newly recruited people from different central government departments, state government departments, including Department of Financial Services, Department of Post, Ministry of Defence, Ministry of Railways, Ministry of Health and Family Welfare, etc. At this Vijayawada center, appointment letters are being issued to 117 candidates by our Honorable Minister Sir. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ భగవత్ కిషన్ రావు కరాడ్ యువతను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. जैसे सुब्रमण्यम जी ने बताया कि आज रोजगार मेला ये 6वां रोजगार मेला है. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अगस्त में पहला रोजगार मेला लिया था और उसके कुछ दिन पहले संकल्प किया था कि 1.5 साल में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे. और इस सिलसिले में एवरी मंथ रोजगार मेला होता है और अभी तक 4 लाख लोगों के आसपास लोगों को नौकरी दिया है. जैसा भारत देश पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री बोल के पहचाना जाता है, वैसा ही भारत देश में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है. हमारे देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है और इसमें अगर देखें तो 65% पॉपुलेशन 32 इयर्स के नीचे है. तो दुनिया में सबसे यंग कंट्री अगर कोई होगा तो भारत देश है. और यंग पॉपुलेशन इज ऑलवेज एस्पिरेंट, ऑलवेज एंग्शियस टू टेक द नॉलेज और रिस्क लेके काम करने की उनकी उम्मीदें रहती है. तो कोई लोग जॉब करते हैं, कोई लोग जॉब देते हैं. सम पीपल आर जॉब सीकर्स, सम पीपल आर जॉब गिवर्स. आज जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें रेलवे हो सकती है,
पोस्ट ऑफिसेस हो सकती है, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, ऑटोनोमस बॉडी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है। इसमें जितने वैकेंसीज है उसको इकट्ठा करके अलग अलग जो गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशंस है उसके माध्यम से सिलेक्शन करके आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ से 70,000 लोगों को आज जॉब मिल रहा है। और उसमें से एक जो हमारी यूनियन बैंक, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से ये रोजगार मेला है, रोजगार सम्मेलन है। अभी यूनियन बैंक के माध्यम से ये रोजगार मेला है, तो बैंक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। अगर उस वक्त देखें तो एनपीए बहुत बड़ा था। एनपीए जो 11.7% तक गया था, लेकिन अभी एनपीए 5.5 के आसपास है। एनपीए कम हो चुका है। सभी बैंक्स अच्छी प्रॉफिट कमा रही है, और उतना ही नहीं तो बिजनेस, चाहे बिजनेस हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो, उसी में भी बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये सब जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। दुनिया में जितना डिजिटलाइजेशन में काम हो रहा है उससे 40% सिर्फ इंडिया में हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। यूपीआई जैसा इन्वेंशन भारत सरकार के माध्यम से हुआ। उतना ही नहीं तो अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए जो डॉलर का हम यूटिलाइज करते थे, तो डॉलर की जगह हम कुछ कंट्रियों में 17-18 कंट्रियों में हम अप्रोक्सीमेटली रुपीस के माध्यम से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस भी चालू किया है। तो हमारा रुपीस का इंपॉर्टेंस कैसा बढ़े इसके ऊपर भी ख्याल दिया है। हमें ध्येय के लिए जीने जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने का संकल्प को भी दोहराना है। अग्नि परीक्षा के इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष यानी गर्जना करे, न दैनम न पलायनम। तो हम हमारा ध्येय जो है हमारे देश की सेवा करना, हमारा कर्तव्य करना, हम अच्छी तरह से निभाएंगे और हमारा देश का सम्मान बढ़ाएंगे। इन शब्दों के साथ आज जो हम 120 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो जवाब दे रहे, सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और खास करके आज मुझे एक बैंक का एमओएस होने की वजह से और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक की रिक्रूटी है, इसलिए उनके ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि वो दे आर गोइंग टू हैंडल द बैंक्स। हर सेक्टर बैंक का इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देते हुए आपका फ्यूचर के लिए शुभकामना देता हूं और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। 6వ రోజ్గార్ మేళా సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి ఉద్యోగ ఉపాధి పొందిన వారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ప్రసంగించారు. ఆ వివరాలిప్పుడు చూద్దాం. नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल
अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवानों, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।
आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से पैसेंजर व्हीकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत वृद्धि हो रही है। 10 साल पहले ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ से जंप लगा करके 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी भारत में लगातार विस्तार हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत सरकार की पीएलआई स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सेक्टर्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रहे हैं। साथियों, आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। ग्लोबल एजेंसियां लगातार इस बात को घोषित कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और विश्वास से कह रही है कि चाहे हाईवे का निर्माण हो या रेलवे का, ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा, भारत पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीते वर्षों में भारत ने
अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लाखों करोड़ रुपए के इस निवेश ने भी रोजगार के करोड़ों अवसर बनाए हैं। अब जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और वो है पानी। और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, उसके पीछे अब तक करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीण इलाकों में हर 100 में से, यानी 100 घर अगर गांव में हैं तो सिर्फ 15 घर ही थे जहां पाइप से पानी आता था। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। 100 घर में से 15 घर में पाइप से पानी आता था। आज जल जीवन मिशन की वजह से हर 100 में से 62 घरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गति से काम चल रहा है। आज देश के 130 जिले ऐसे हैं। ये छोटा क्षेत्र नहीं है। 130 जिले ऐसे हैं जहां के हर गांव में, हर घर में नल से जल आता है। और साथियों, जिन घरों में अब साफ पानी पहुंच रहा है, वहां लोगों का समय भी बचा है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लाभ हो रहा है वो गंभीर बीमारियों से भी बचे हैं। पीने का शुद्ध पानी आरोग्य के लिए बहुत बड़ी औषधि बन जाता है। एक स्टडी में सामने आया है कि जब हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगा तो डायरिया से होने वाली 4 लाख मौत होने से बच गई। 4 लाख जिंदगियां बच गई। यानी जल जीवन मिशन 4 लाख लोगों का जीवन बचाएगा। ये स्टडी ये भी कहती है कि हर घर जल पहुंचने से देश के गरीबों के 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बचने वाले हैं। यानी गरीब के घर में पैसा बचने वाला है। मध्यम वर्ग के परिवार का पैसा बचने वाला है। ये पैसे वो पानी का इंतजाम करने में, पानी से होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता था उनको। जल जीवन का एक और बड़ा लाभ ये भी होगा कि इससे महिलाओं का बहुत सारा समय भी बचेगा। इस रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की एक एक योजना का कितना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जल जीवन मिशन का उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। ऐसे ही आप जब अब सरकारी व्यवस्था में आए हैं तो सरकार की हर योजना को, अपने विभाग के हर लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। ये मेरा आपसे भरोसा भी है, अपेक्षा भी है। साथियों,
देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त होने का लाभ लाखों युवाओं को हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार के ये ईमानदार प्रयास है तो दूसरी तरफ, और ये बात मैं चाहता हूं मेरे नौजवान पूरा समझने का प्रयास करें, हकीकतों के आधार पर कुछ बातें आ रही है। दूसरी तरफ भाई भतीजावाद है। अभी आपने एक दो दिन पहले मीडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी, अखबारों में, टीवी पे काफी कुछ देखने को मिला। एक राज्य की उसमें चर्चा है और चर्चा क्या है? एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है? नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां
भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेड कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। अब देश तय करेगा देश के नौजवानों का भविष्य रेड कार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफगार्ड व्यवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से पनपेगा। साथियों, ये भाई भतीजावाद वाली पार्टियां देश के सामान्य मानवी से आगे बढ़ने के अवसर छीन लेती है, जबकि हम देश के सामान्य मानवी के लिए नित नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने। भारत सरकार आज जिस तरह मातृभाषा में भर्ती परीक्षा पर जोर दे रही है, एंट्रेंस एग्जाम पर जोर दे रही है, उसका भी सर्वाधिक लाभ मेरे देश के बेटे बेटियों को मिल रहा है, हमारे नौजवानों को हो रहा है। रीजनल लैंग्वेज में परीक्षा होने से युवाओं को आसानी से अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिला है। साथियों, आज तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में सरकारी व्यवस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। एक समय था जब देश के सामान्य नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। आज सरकार अपनी सेवाएं लेकर देश के नागरिकों के घर तक पहुंच रही है। अब जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए, क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न सरकारी दफ्तर और विभाग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करने पर जोर, ये हमारी प्राथमिकता है। इतने सारे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकार से मिलने वाली सुविधाएं अब बहुत आसान हो गई है। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। इन बदलावों के बीच आपको भी देश के नागरिकों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम करना है। आपको
इन सुधारों को और आगे बढ़ाना है और इन सब के साथ ही आप लगातार कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा बनाए रखिएगा। सरकार में प्रवेश ये जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं हो सकता है। आपको इससे भी आगे बढ़ना है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। आपके जीवन के नए सपने, नए संकल्प, नया सामर्थ्य उभर करके आना चाहिए और इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है आई गॉड के माध्यम से नई सुविधा बनाई है। हाल ही में इसके यूजर्स की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज का आप पूरा फायदा उठाएं। आपको नौकरी में बहुत काम आएगा। आपको प्रगति करने के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मैं दोस्तों आपको यहां से आगे देखना चाहता हूं। आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। ये 25 साल मेरे लिए आपकी प्रगति का भी है और हम सब के लिए देश की प्रगति का भी है। आइए अमृत काल के अगले 25 वर्षों की यात्रा में हम कंधे से कंधा मिलाकर मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज गति से चल पड़े, आगे बढ़े। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఢిల్లీరావు మాట్లాడారు. రోజ్గార్ మేళా ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వర్చువల్గా ఇస్తున్నటువంటి ఈ 70,000 కొత్తగా అపాయింట్మెంట్ వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇక్కడ నోడల్ డిపార్ట్మెంట్గా చేస్తూ ఉంది. దీనికి ఎంఓఎస్ ఫైనాన్స్ మన భగవత్ కృష్ణారావు ఖరద్ సార్ అనేటువంటి చీఫ్ గెస్ట్గా వస్తున్నారు. మొత్తం దీంట్లో ఈ ట్రాంచ్లో 117 రిక్రూట్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో 69 రిక్రూట్స్ అని బ్యాంక్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళే. అదర్ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ రైల్వేస్ అండ్ IIT తిరుపతి అండ్ BSF అండ్ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మెజారిటీ బ్యాంక్స్కి సంబంధించిందే. సుమారు ఒక 70 వరకు బ్యాంక్స్కి సంబంధించింది ఉంది. ఇట్స్ ఏ నోవెల్ ఐడియా, మంచి ఐడియా. మనం ఇంతవరకు కూడా ఈ జాబ్ మేళాస్ ప్రైవేట్లో వీటిలో చూసేవాళ్ళం, లైక్ స్కిల్ డెవలప్మెంటు, తర్వాత వీటిలో ప్రైవేటు డిపార్ట్మెంట్స్లో జాబ్ మేళాస్ చేస్తున్నట్టు, దాంట్లో అట్రిషన్ సరిగా లేకపోవడము, ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్నాము. మొట్టమొదటిగా ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండర్టేకింగ్స్లో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ మోడ్లో, ఒక డ్రైవ్ మోడ్లో చేయాలి అనుకునేటువంటి ఒక మంచి ఐడియా. మనమందరం చాలా వరకు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లో మనం ఉండుంటాం. మనకు తెలుసు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాక అప్ టు ది రిక్రూట్మెంట్ లెటర్ వచ్చేంత వరకు ఉన్న ప్రాసెస్ ఎంత కష్టతరమో, దాంట్లో చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో మధ్యలో కోర్టుకు వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాంటివి ఏమీ లేకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా స్వతహాగా అతనే దీన్ని కంప్లీట్గా మానిటర్ చేసుకొని డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద వేకెన్సీస్ నుండి రిక్రూట్మెంట్ వచ్చేంత వరకు ఒక టైం బౌండ్ మేనర్లో చేయడం అనేటువంటి పర్హాప్స్ ఇది ఇండియాలోనే ఒక మొట్టమొదటి ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక స్కీమ్ అనుకుంటాను. వరల్డ్లో కూడా ఇలాంటిది ఉందో లేదో తెలియదు. బట్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్, అంత చక్కటి ప్రోగ్రామ్ని ఐడియా వచ్చినటువంటిది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి, ఎంటైర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు. కొత్తగా 117 ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి, వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఈ సర్వీస్ యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇంటిగ్రిటీతో, కమిట్మెంట్తో మంచి సర్వీస్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇండివిజువల్గా మీరు అండ్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా బాగుపడుతుంది. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. యూనియన్ బ్యాంక్ డిప్యూటీ జోనల్ హెడ్ శారదామూర్తి మాట్లాడారు. SLBC ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపుని రోజ్గార్ మేళా 6th ట్రాంచ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోజ్గార్ మేళా
117 మందికి ఇక్కడ ఈ యొక్క స్థలంలోని 117 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లోని. జస్ట్ లైక్ బ్యాంక్స్, ఐఐటి తిరుపతి, రైల్వేస్, ఇండియా పోస్ట్, సిపిడబ్ల్యూడి and archaeology department are participating. Out of the 117, 69 are being given by banks and the remaining are the other organizations. Today it's a very important day for all the students who have joined here, who will be coming into the mainstream to improve the economy of our country. ఈ రోజు ఈ అందరికీ మహత్తరమైన అవకాశం దొరికింది మన యొక్క దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. వాళ్ళ యొక్క కొత్త ఐడియాస్, కొత్త టెక్నాలజీస్ అవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసి విత్ ద న్యూ బ్లడ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ బ్రాట్ ఇన్ అ న్యూ చేంజ్ ఇన్ టు ది ఎంప్లాయ్మెంట్ సిస్టమ్. దే ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్. అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ 10 lakh people will be employed during this financial year. Thank you all. అనంతరం ఉపాధి పొందిన ఉద్యోగులు తమ ఆనందాన్ని దూరదర్శన్తో పంచుకున్నారు. అందరికీ నమస్తే. నా పేరు జెస్సీ అండి. నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను. నేను ఇక్కడ యూనియన్ బ్యాంక్లో క్లర్క్గా జాయిన్ అయ్యాను. ఇలా జాయిన్ అవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలామంది అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారు, అందులో నేను కూడా ఒకదాన్ని. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా నేను నా అపాయింట్మెంట్ లెటర్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను. ఇది అందజేసిన వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. నా పేరు సాయి కిరణ్ నాయక్. నేను మాది విజయవాడ. నాకు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్లో ప్రొవిజనరీ ఆఫీసర్గా పోస్టింగ్ వచ్చింది. ఇక్కడికి నేను ఆఫర్ లెటర్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అండ్ నరేంద్ర మోడీ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారము. నా పేరు అబ్దుల్ షుకూర్ సయ్యద్. నేను నంద్యాల నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినాను. నేను ప్రస్తుతం యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో సింగిల్ విండో ఆపరేటర్గా సెలెక్ట్ అయినాను. దీంట్లో అపాయింట్ కాకముందు నేను ఇంతకుముందు ఆర్మీలో 17 సంవత్సరాలు సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ రోజ్గార్ మేళా వల్ల ఈ యూత్కి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది. మనకు కూడా ఎక్స్ సర్వీస్మెన్లకు కానీ చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. ఈ రోజ్గార్ మేళాలో ఈరోజు నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రోజ్గార్ మేళా ఆర్గనైజ్ చేసిన మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి, అవర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారికి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. అనంతరం ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ భగవత్ కిషన్ రావు కరాడ్ గారు 117 మంది అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలను అందజేశారు.